अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक देखा उसमें कॉन्टिन्यूटी की बेसिक फंडामेंटल्स को देख लिया। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस अलजेब्रा में हम लोग देखेंगे कि जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है उनके कॉम्बिनेशन में और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़, तो कुछ थ्योरम्स में मैंने डिवाइड कर रखा है। यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। थ्योरम नंबर 1, अब ये क्या कह रहे हैं कि सपोज एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, ठीक। ये फंक्शन f अपने डोमेन D1 में कॉन्टिन्यूस है, कोई पर्टिकुलर डोमेन है उसमें ये कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही फंक्शन g है ना, वो भी अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। इसकी डोमेन मान लो D2 है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इन दोनों की जो कॉमन डोमेन होगी मीन्स D1 इंटरसेक्शन D2 में, उसकी वैल्यू सपोज D आ गई कॉमन डोमेन की। इस कॉमन डोमेन में इन दोनों फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन है मीन्स f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, ये तीनों के तीनों तो 100% कॉन्टिन्यूस होंगे। मीन्स इफ f एंड g आर कॉन्टिन्यूस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन देन f प्लस जी, f माइनस जी और f इंटू जी, इनकी बात कर ली। एक फोर्थ नंबर फंक्शन बचा f अपॉन जी, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा, बस ध्यान देना कि g कहीं जीरो ना हो रहा हो। इतना सब ध्यान दे दिया ना तो ये सारे कॉम्बिनेशन कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। जैसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये कैसा फंक्शन है, तो इस थ्योरम से देखो, तुम कह दो भाई कि साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है अपने डोमेन में, कॉस एक्स कॉन्टिन्यूस है अपने डोमेन में, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है। ऐसे ही मान लो लिखा है कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, तो सेम ट्रीटमेंट दे देंगे इसके साथ भी। फिर कोई पूछे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, तो बिल्कुल दोनों ही कॉन्टिन्यूस हैं, तो इनका ये कॉम्बिनेशन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और कोई पूछे कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, तो बस भाई साहब इतना याद रखना ये कॉस एक्स जीरो ना हो रहा हो, मीन्स जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है वो हटा दो, उसके बाद ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। इसलिए कहते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन, क्योंकि ये बेचारा भी कॉन्टिन्यूस हो गया। समझना बात को ध्यान से। अच्छा, तो ये थ्योरम फर्स्ट समझ में आई। उस पर मान लो ये क्वेश्चंस की हमने कैटेगरी भी देख ली कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। और इसमें मैं बताना चाहूँ तुमसे कि इस केस में हम क्या लिखेंगे, इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स, और एक्स की जो पर्टिकुलर कंडीशन है जिसमें हमें पता है कि ये डिफाइन ही नहीं है उसको मना कर देंगे। मीन्स फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इतना माइनस कर देना, बाकी हर जगह ये कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। गॉट इट। ये थ्योरम नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 कह रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चा ये क्वेश्चन देखता है तो बड़ा अजीब सा उसको लगता है, अरे भाई पॉलिनोमियल है और कॉन्टिन्यूटी इतनी ढंग से समझ रखी है, तो स्ट्रेट लाइन जो है उसमें कौन सा गैप आ रहा है भाई, वो तो कॉन्टिन्यूस ही होगी। स्ट्रेट लाइन हुआ, कोई कर्व हुआ, क्यूबिक इक्वेशन हुई, मीन्स जितने भी पॉलिनोमियल थे। अब पॉलिनोमियल की जनरल डेफिनेशन याद है ना, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और यदि मैं जनरलाइज कर लूँ तो पावर n के लिए हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को। तो ये सारी जो पॉलिनोमियल हैं सपोज z तक जा रही है, ये सब कैसी होंगी, कॉन्टिन्यूस। इसके पर्टिकुलर केस, जैसे अब कोई कहे कि पैराबोला है, किसी ने लिख दिया कि x² + 2 कैसा है, भैया पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस है, निश्चिंत रहो। कि भाई साहब वो बताओ x³ + 3 कैसा है, तो x³ + 3 भी कॉन्टिन्यूस है, और इनकी आप ग्राफ बनाओगे तब भी समझ में आ जाएगा ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। बच्चे के दिमाग में ये बात हो ना तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही दिख दिख के हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, तो ये बात क्लियर हो गई कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन, यू कैन से, और वो ऑल रियल नंबर ही है पॉलिनोमियल के लिए, तो ठीक है। चलिए, अब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि हम क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें बच्चा कंपोजिशन, देखो सिलेबस में तो बचा नहीं है बेचारा, किसके, बोर्ड के, लेकिन वैसे तो है ही है। जैसे मान लो मैंने लिखा sin x², ठीक है। अब sin x² है क्या, यदि मैं इसको बताऊं कि ये भी दो फंक्शन का कंपोजिशन है, एक sin x का, एक x² का। कैसे है भाई साहब, कि देखो f(x) ये है और g(x) ये है, और आप ध्यान से देखो तो मैं यदि तुमसे कहूँ कि मुझे f(g(x) बताना है, f(g(x), अच्छा f(g(x) का मतलब कि भैया x की जगह यहाँ पे gx लिखना है, तो इसकी वैल्यू ये दे रखी है,
तो यहाँ x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, gx लिख दूंगा। और वास्तव में gx क्या है, gx एक्स स्क्वायर है। तो देखो क्या निकल के आ गया, ये साइन एक्स स्क्वायर निकल के आ गया। तो भाई ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है साइन एक्स पर और एक्स स्क्वायर पर, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल है। ट्रिग्नोमेट्रिक अपनी डोमेन में साइन एक्स ऐसा है वो कॉन्टिन्यूस है, और ये तो रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस है, तो इनका कंपोजिशन फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस। तो ये एग्जाम्पल भी आप देखोगे एनसीईआरटी में आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा भाई साहब, कैसा है ये, कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली हम और भी कंपोजिशन फंक्शन देख सकते हैं इसी तरीके से, ठीक है, बस वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो कोई पूछे लॉग साइन एक्स, साइन लॉग एक्स, जो भी पॉसिबिलिटी है तो वो सारे कैसे हो जाएंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, और मॉड की बात कह रहा है कि कोई फंक्शन है फिर ही कॉन्टिन्यूस है अपनी डोमेन में, तो उसका मॉड भी कॉन्टिन्यूस होगा। और ये बात ऐसे समझ सकते हो कि सपोज मैं आपसे कहूँ कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स कॉन्टिन्यूस है, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है, यस और नो। जब मॉड के ग्राफ बनाने की बात आएगी तो आपको नीचे वाला ये पोर्शन हटाना पड़ेगा, इसको नीचे वाला इतना पोर्शन ये रिमूव हो जाएगा, और वो देखोगे आप कि मॉड का फंक्शन इस तरीके से चलेगा, साइन मॉड एक्स इस तरीके से, तो ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस चल रहा है। क्यों, क्योंकि साइन एक्स ही कॉन्टिन्यूस था। ऐसे ही आप देखो मॉड एक्स, तो एक्स कॉन्टिन्यूस है, फिर मॉड ले रहे हो तो मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। मीन्स इस प्रॉपर्टी से हम बहुत सारे फंक्शंस को देख के बता सकते हैं कि फंक्शन यदि कॉन्टिन्यूस है तो उनका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वो भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ये थ्योरम 4 हो गई। अब 5 आइडेंटिटी फंक्शन। बच्चों देखो आइडेंटिटी फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स होता है। तो इसलिए मैं थोड़ा इस ग्राफ को बना दे रहा हूँ कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इस स्ट्रेट लाइन की। तो अभी मैंने बताया कि पॉलिनोमियल फंक्शन ही कॉन्टिन्यूस है, तो ऑब्वियसली माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट में आप इस लाइन को देखोगे तो इसमें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि डिसकॉन्टिन्यूटी जैसा पेन उठाना पड़ा हो मुझे, है ही नहीं, तो ये पॉइंट बना दिया गया है, यस और नो। सेम प्रोसेस से देखें कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को यदि देखो तो भाई ये एक्स एक्सिस है सपोज, और ये वाई एक्सिस है, और मैं आपसे कहूँ कि मैंने ये एक लाइन खींच ली, और इस लाइन पर मैं कह रहा हूँ कि भाई साहब ये जो लाइन है ये पॉइंट है सपोज 0,5, ये वाला पॉइंट। तो भाई साहब किसी भी x पर वैल्यू 5 ही आएगी, तो जब सारे x पर वैल्यू 5 आ रही है तो आप कह सकते हो ना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, यस और नो। माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट में कहीं भी देख लो आप, बात समझ में आ जाएगी, फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। और देखो मॉडुलस फंक्शन, अभी इसकी बात हो ही गई थी, कॉन्टिन्यूस ऑन आर, मीन्स ये बात कह रहा है मॉड एक्स की बात कह रहा है। तो स्पेशल पर्टिकुलर केस है तो मॉड एक्स के ग्राफ को हम देख लेते हैं, और मॉड एक्स का ग्राफ आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मॉड एक्स का ग्राफ तो इस तरीके से बनता है, और इस तरीके से बनने वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है कि हर जगह कॉन्टिन्यूस है लगातार, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट में। ठीक है भैया, तो आप कॉन्टिन्यूस हो गए क्योंकि आप मॉडुलस फंक्शन हो। और अभी जो डेफिनेशन थी एब्सोल्यूट वैल्यू वाली वो भी तो यही थी कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस अपने डोमेन में तो उसका मॉड भी कॉन्टिन्यूस होता है, यस और नो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। देखो बेटा साइन एक्स कोस एक्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चा कोई समझदार होगा तो कहेगा सर टेन एक्स वाले ग्राफ हमने देखे हैं, वो तो सर ग्राफ देखते समय उनमें दिखाई देता है कि पेन उठता है बनाते समय, क्योंकि टेन एक्स का ग्राफ जब बनता है तो आप ध्यान से देखो इस तरीके का ग्राफ बनता है, जैसे 90 की लाइन आती है तो ऐसे ग्राफ बनते हैं इस तरीके के, यस और नो। फिर ऐसे ग्राफ आ जाते हैं ये, तो सर ये तो पेन ऐसे गया फिर यहाँ उठ के नीचे आया है, तो अभी आप कहोगे आपने बताया भी था कि एक इन्फाइनाइट जा रहा है एक माइनस इन्फाइनाइट जा रहा है, तो असिम्प्टोटिक टाइप की डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई। लेकिन बात ध्यान से समझना, ये कह रहा है रेस्पेक्टिव डोमेन्स, मीन्स ये जो पॉइंट हैं ये जो वो इसके डोमेन में है ही नहीं। एक्चुअली इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मीन्स π/2 के मल्टीपल्स पे तो मुझे बात ही नहीं करनी है। जब मुझे बात नहीं करनी है तो मैंने कह दिया कि भाई कॉन्टिन्यूस हो तुम, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे के सारे कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझदारी से समझना है इस बात को, बात समझ में आ ही रही है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ को आपने ध्यान से देखा हो कि सपोज ये एक्स एंड वाई एक्सिस लेके मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ एक बार,
तो देखो ये ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो भाई कॉन्टिन्यूस हो तो अच्छी बात है, कॉन्टिन्यूस हो, कहीं भी मुझे पेन उठाना नहीं पड़ा है। ऐसे ही लॉग फंक्शन की बात करें तो लॉग फंक्शन का ग्राफ है, वो भी आप देखो। अच्छा, दोनों तरह के ग्राफ है, मैं एक एक बना दे रहा हूँ, तो आप तो बेसिक समझदार हो। तो लॉग एक्स का ग्राफ भी मैं ये वाला बना देता हूँ, ये वाला ग्राफ, ये इस तरीके का ग्राफ लॉग एक्स का, तो है कैसा, कॉन्टिन्यूस है, दोनों ही कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे जिनको बेसिक फंडामेंटल आते हैं। तो ये 10 थ्योरम्स हो गई, और उन्होंने थ्योरम्स ने सिर्फ इतना बताया है कि देखो बच्चों, आपको कॉन्टिन्यूटी ध्यान से समझनी है, ये कुछ बातें भी दिमाग में रखनी है जिससे कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सको आप, और इस बात को मेंशन कर सको एज अ थ्योरम। गॉट इट? ठीक है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें, अब इन एग्जांपल्स को सॉल्व करते समय बच्चे को इतना ध्यान देना चाहिए जो मैंने स्टेप्स लिखाए थे। जैसे ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बेटा इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखो तो ये देखो, एक तो ग्राफिकली हर क्वेश्चन को स्टार्टिंग में समझना चाहिए, तो उसका मीनिंग समझ में आएगा। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन के ग्राफ के बारे में थोड़ा स्टडी करके बताता हूँ, ये क्या क्या रहा है एक्चुअली। यदि इस क्वेश्चन को देखा जाए, ध्यान से देखना मेरे साथ, मान लो ये एक्स एक्सिस है और सीधी थोड़ी टेढ़ी चलेगी, ठीक है। मेरे पास एक तो पॉइंट है -3, एक पॉइंट है 3, क्योंकि मुझे यहाँ देख रहा हूँ -3 और 3। अच्छा, ये -3 और 3 के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहा है, तो कहाँ कैसा चेंज हो रहा है? -3 से छोटी वैल्यू पे mod x + 3 का ग्राफ है। अच्छा भैया, तो mod x + 3 का ग्राफ है और मुझे ये पता है कि x -3 है, तो बेसिकली ये वाला ग्राफ है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, <= -3, तो mod x वो नेगेटिव ओपन हो जाएगा, तो -x + 3 का ग्राफ है। और यदि इस ग्राफ को प्लॉट करने की बात आए, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, ध्यान से देखना, -3 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। तो यदि मैं y एक्सिस कहीं बीच में मान लूँ यहाँ पर, और 6 इस तरह से मान लेता हूँ, यहाँ पर ये 6 है सपोज, ठीक, मैं इसको 6 को यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, ये 6 है मान लिया, ठीक है। तो पता है नेगेटिव स्लोप का मतलब है ये ग्राफ ये लाइन इस तरीके से आ रही है। जब आप वैल्यू पीछे की रखोगे, रख के देख लो, जैसे मैंने मान लो -10 रखा, तो 10 + 3 13 आएगी, मीन्स ये लाइन कुछ इस तरीके से आ रही है, यहाँ पे ऐसी लाइन आ रही है। किसकी लाइन बना दी मैंने? -x + 3 बनाई यहाँ तक है, क्योंकि इसके आगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। अब मुझे -2x की लाइन मिल रही है -3 और 3 के बीच में, तो इसके बीच में थोड़ी स्लोप चेंज करके, जैसे उसकी स्लोप 135 थी, यहाँ पे -x प्लस, तो समझ पा रहे होंगे मेरी बात। अब स्लोप हो गई यहाँ पे -2 m की वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर बना दी। अच्छा देखना, -3 पर वैल्यू इससे भी 6 आ रही है, ठीक है भाई। अच्छा 3 पर रखोगे, 3 पर रखना तो यहाँ पर है, तो 3 पर वैल्यू कितनी आएगी? 3 × 6 18 + 2 20 आएगी। तो 3 पे तो वैल्यू बहुत ऊपर आएगी 20, 6 तो इतनी ले लिया मैंने, और ऊपर लेना पड़ेगा मुझे। मैं चाहूँ 6 को थोड़ा नीचे भी ले सकता हूँ, ज़्यादा ऊपर हो जाएगा 6 भाई, समझने के लिए 6 को यहीं ले लेते हैं। 6 ये है, 6 वाला पॉइंट ये बना लिया मैंने, तो 20 में दिखा सकूँगा तुम लोगों को कि 20 कहाँ है। अच्छा अब 3 और -3 के बीच में, जैसे मैं कोई 0 पे बात करेगा तो 0 पे ये फंक्शन डिसाइड करेगा भाई साहब, तो 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 पे 0 हो जाएगी, यानी इस जगह 0 हो जाएगी 0 पे। अच्छा तो किस तरह की 3 पे वैल्यू निकालोगे, तो 3 पे तो निकालनी नहीं है वहाँ से, कुल मिला के जैसे 2.5 पे निकालोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब है नेगेटिव स्लोप की लाइन इस तरीके की आ रही है। तो कैसी आ रही है वो लाइन? वो लाइन कुछ इस तरह से आ रही है, थोड़ी सी स्लोप चेंज करते हुए मैं बना देता हूँ, अरे इससे नहीं, लाइन से ही बनाता हूँ ना, थोड़ी सी देखो स्लोप थोड़ी सी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था वो -x है, और ये क्या लिखा हुआ है अभी देखना, ये क्या लिखा हुआ है 2x माइनस का। तो उसको मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको कहूँ कि ये देखो ये आ गई, मान लिया ऐसी लाइन कुछ चेंज भी कर दी, स्लोप इस तरीके की आ गई। तो ठीक है सर कि एक तो मुझे समझ में आ गया, ये -2x की लाइन हो गई, और ये लाइन हो गई सर -x + 3 की। अच्छा अब 3 से जस्ट राइट की वैल्यू पर डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये 20 से स्टार्ट करेगा, मीन्स ये जंप करके 20 पहुँच गया यहाँ पर, इस जगह 3 पर। 3 पे आप चाहो तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जिससे कि
आपको ये बात समझ में आएगी कि ये बात 3 के इधर उधर दिक्कत हो रही है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये 3 वाले पॉइंट पे, तो 3 के जस्ट आगे वहां से स्टार्ट करेंगे और 6x+2 की लाइन आएगी कि सर ये लाइन कैसे बनेगी, ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनेगी। और इस लाइन को यदि मैं प्लॉट कर दूं तो ये लाइन कुछ इस तरीके की बनेगी भाई, ऐसी। और ये वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू लेगी वो यहाँ लेगी 20। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये 20 वाला, सपोज ये मैंने वाई एक्सिस को भी यहाँ दिखा देता हूँ कि ये वाई एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस ये जा रही है, ठीक है। अभी तो उल्टा सीधा हो जाएगा, वो ध्यान से देख लेंगे। वाई एक्सिस टेढ़ी हो रही है, तो मैं अभी वाई एक्सिस को ये मान लेता हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट करके एडजस्ट करना है इस बात को, कुल मिला के समझना है ग्राफ को। अच्छा, तो ये मेरी हो गई 20 वैल्यू यहाँ पर, ठीक है भाई, और ये वैल्यू हो गई 6। तो देखो ग्राफ ऐसी लाइन फिर ऐसी झुकी और फिर यहाँ जंप करके ऐसी चली गई। जिसको ग्राफ समझ में आ गया उसको ये समझ में भी आ गया कि ये वाला क्वेश्चन -3 पे तो कॉन्टिन्यूस है और 3 पर कैसा है, डिसकॉन्टिन्यूस है। हाँ, इस बात को लिखेंगे हम RHL LHL की तरह से, तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उस बात को समझते हैं हम लोग। अब स्टेप्स देखना ध्यान से और नोट करना, और एक क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगे कि सर अब हमें ये लिखना समझ में आ गया है, अब सारे क्वेश्चन इसी बटन से लिख देंगे हम। ये बात बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ तुम्हें। हम 100 क्वेश्चन करेंगे, सीखेंगे एक भी नहीं, ऐसा नहीं करना हमें, ठीक। अब देखो मैं लिख रहा हूँ एट x = -3। मैं -3 पर इस स्लाइड को अगले पेज पर ले चलता हूँ, यहाँ पर देखना, समझना, क्वेश्चन तो वहीं से मुझे देखना पड़ेगा। अब तुम लोग देखना, x = -3 पर बात कर रहे हैं। अब मुझे लिखनी है RHL पहले, अब बड़ा स्टेप से समझाऊंगा आपको। तो RHL लिखने के लिए मैं स्टेप क्या लगाता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 + h। बेटा -3 + h को बड़ा ध्यान से समझा करो कि -3 से जस्ट बड़ी वैल्यू है। अब फंक्शन देखो, अब फंक्शन देखोगे तो आप ये कहोगे कि ये जो मिडिल वाली डेफिनेशन है वो कह रही है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी है। थोड़ा रीड करना भी सीखो, ये x की तरफ मुंह खुला हुआ है, मीन्स इस केस में मुझे लेना है -2x, यानी fx, यहाँ पर जो fx है ये वो fx वर्क करेगा मेरा क्या, -2x, ये -2x। तो fx -2x है तो x के प्लेस पे मुझे ये लिख देना है, ठीक है भाई। तो -2 और x के प्लेस पे आ गया -3 + h। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इंटू कर देंगे तो 6 - 2h, फिर लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई। ग्राफ से भी 6 आ रही थी, किसकी वैल्यू भाई, ये RHL की आ गई, यस और नो। अब मुझे क्या निकालना है, LHL। स्टेप देखना आप, LHL। अब मैं लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 - h, यानी थोड़ा सा पीछे, -3 से थोड़ा सा पीछे। तो देखो x <-3 पर mod x + 3 था, जिसको मैंने खुद लिख रखा है -x + 3 है, तो मुझे fx लेना है। वो क्या लेना है यहाँ पर, मीन्स इस केस में जो fx आएगा वो आएगा -x + 3। ध्यान से देख लें, -x + 3 लिखा हुआ है। बेटा यही तो बस समझना है कि हमें क्या fx रखना है, तो अच्छी बात है, fx ये रखना है। तो माइनस लगाया, अब x के प्लेस पे ये आ जाएगा -3 - h, फिर ये मैंने x लिख दिया, x हो गया। अब प्लस में क्या आएगा, 3 आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो और लिमिट h को 0 डाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये 3 + 3h + 3, h कहाँ जाएगा 0, तो वो 0 हो जाएगा। तो 3 + 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो RHL कितनी आ गई, 6, LHL कितनी आ गई, 6। अब वैल्यू के लिए बात करनी है, वैल्यू के लिए देखना है इक्वल कहाँ लगा हुआ है, तो इक्वल लगा हुआ है इस जगह, तो 3 यहाँ रख देते हैं। तो mod 3 + 3, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। मीन्स RHL LHL और वैल्यू तीनों बराबर हो गई, तो मैं कह दूंगा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस। और अभी ग्राफ से भी देखा था -3 पर कैसा था, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये बात समझ लो आप। तो -3 पर कैसा हो गया, ये कॉन्टिन्यूस, और ग्राफ भी बता रहा है कॉन्टिन्यूस है। -3 पर देखो, -3 पर कॉन्टिन्यूस है, सारी चीज़ें बराबर हैं, सब 6 के बराबर भी, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब मैं बात कर लूँ इसी क्वेश्चन में, -3 का मुझे कहाँ चेक करना है। अब क्वेश्चन नहीं कहेगा तुम चेक करो, तुम्हें खुद करना है, 3 पर चेक करना है।
अब 3 पर फिर मैं करता हूँ और 3 पर डेफिनेशन समझूंगा। तो 3 पर मैं निकालता हूँ अब RHL। अब RHL लिखता हूँ मैं 3 पर RHL, ठीक। लिमिट H टेंस टू 0 F 3 प्लस H, इतनी सी बात करनी है बस, 3 प्लस H। अच्छा 3 प्लस H मतलब मैं देख रहा हूँ अब 3 से बड़ा। अब fx जो लेना है 6x प्लस 2 लेना है, तो fx को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो आपके पास fx होना चाहिए जब 3 प्लस H स्टडी कर रहे हो। तो fx क्या है, fx है 6x प्लस 2। तो बस यहाँ पर जो x है वो ये है, वो यहाँ रख देता हूँ। तो 6 इंटू 3 प्लस H प्लस 2 लिमिट H टेंस टू 0। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो 18 प्लस 6H प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट H का जा रही है 0, तो 18 प्लस 2 20, इसका आंसर आ गया RHL का। अब LHL को देखा, LHL लिमिट H टेंस टू, देखो LHL की बात करते हैं, लिमिट H टेंस टू 0 F कहाँ देखना, 3 माइनस H। अब 3 माइनस H पर fx याद करो, याद आ जाए, याद नहीं आया तो देख लो, देखो ये लिखा हुआ है x 3 से छोटा है तो -2x है, तो यहाँ मुझे लेना है -2x, मीन्स जो fx लेना है वो क्या लेना है, माइनस का 2x। तो बस तो माइनस का 2 और x की जगह ये रख देंगे हम, इसको सिंप्लीफाई किया तो लिमिट h टेंस टू 0, देखेंगे इसकी वैल्यू -6 आ रही है। तो देखो बेटा ये 20 आ रहा है, मीन्स RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, बराबर नहीं आई RHL LHL। और वैल्यू की तो बात ही नहीं करनी। इस केस में देखना RHL 6 आई थी, LHL भी 6 आई थी, और वैल्यू की बात की थी वो भी 6 आ गई थी। तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए था RHL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू वैल्यू एट -3। ये तीनों बातें इसलिए कॉन्टिन्यूस है, और उसमें वो RHL LHL के बराबर नहीं है, तो मैंने बात ही नहीं की। तो कुल मिला के समझो, एक क्वेश्चन को ग्राफ से समझा कि भाई साहब ये तो बहुत बड़ा गैप आ रहा है। अब आपने यदि इसको फंडामेंटली समझ लिया ना, तो यकीन करो सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जो NCERT के हैं वो इस क्वेश्चन के इधर उधर ही घूमने वाले हैं भाई साहब, कि सर कॉन्टिन्यूटी में RHL LHL और वैल्यू को बराबर करना है, और यदि कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो बराबर नहीं होगी, है ना। और हम RHL निकालना सीख गए, LHL निकालना सीख गए, अब कोई क्वेश्चन तो हम ऐसे ही कर लेंगे। बहुत से क्वेश्चन में अननोन पूछे जाएंगे तो हम RHL बराबर LHL बराबर वैल्यू से इक्वेशन बनाएंगे और उससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो फर्दर मैं इन्हीं क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान से समझो, नोट करो उसको, और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करो अपने।